नमस्कार। शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए गणित शिक्षण और न्यूमेरिकल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संख्या 85,367 के उत्तरवर्ती को कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि उत्तरवर्ती को कैसे पढ़ा जाएगा। संख्या हमारा है 85,367, तो इसमें हमको 8,5368 ये पढ़ा जाएगा। 85,367, 85,368। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा 85,367। कितना लिखा है? 85,367 में क्या करना है हमको? उत्तरवर्ती पूछा है तो +1 करना है। तो कितना हो जाएगा? 85,368। कितना हो जाएगा? 68। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 85,368। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि आप किसी प्राथमिक स्कूल में, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप किसी प्राथमिक स्कूल में एक अध्यापक हैं तथा आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। आपने पहले दिन कक्षा में जाकर देखा कि गणित के प्रति बच्चों की रुचि कम है। बच्चों की रुचि कैसी है? कम है। उन्हें गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए आप किस पर ध्यान रखेंगे? किस पर रखेंगे? छात्रों के कठिन प्रश्नों अभ्यास कराएंगे। अगला, सभी छात्रों को घर पर कठिन या गणित के प्रश्न को हल करने के लिए कहेंगे। अगला है, छात्रों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। और अगला ऑप्शन है हम लोग का कि पूरे समय क्या पढ़ाएंगे? गणित विषय ही पढ़ाते रहेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वही सही होगा कि छात्रों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि गणित में क्या बोल रहा है? गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण करने के बाद, और तीसरा है केवल संकल्पना देकर या ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथ्म का वर्णन करके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन जाएगा हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का हम क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि गुणन की क्रिया के संबंध में
गुणन की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन क्या है, पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है। पहला बोल रहा है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका मान 10 गुना हो जाता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य हो जाता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उस संख्या का मान अंततः आता है या अनंत तक होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें पूछा कि गुणन की क्रिया करने के संबंध में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को, क्या बोला है कि किसी संख्या को शून्य से, मान लीजिए 2 ले लिए, से गुणा करने पर अगर इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारा कितना आंसर आता है, 0 ही प्राप्त होगा। तो गुणा करने पर गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य ही हो जाता है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है या किया गया है। किसने कहा है, मार्शल एच स्टोर ने कहा है, गॉस ने कहा है, लॉक ने कहा है या बर्थ लॉट ने। तो किसने कहा है बताइए। तो इसने यह जो है यह किसने कहा है, मार्शल एच स्टोन ने कहा है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि एक दुकान में, क्या लिखा है कि एक दुकान में, क्वेश्चन देख लीजिए कि एक दुकान में 239 खिलौने, कितने खिलौने, 239 खिलौने, 70 और खिलौने लाए गए। कितने लाए गए, तो 239 थे, 70 और खिलौने लाए गए। कितने लाए गए, 70 खिलौने लाए गए। उनमें से 152 क्या हो गया, हमारा बिक गया। कितना बिक गया, 152। बचे हुए खिलौनों की संख्या थी, तो इसमें देखिए पहला लिखा है कि 239 माइनस 70 धन 152, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा है कि 239 धन 70 माइनस 152, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि इसमें बोला था कि 239 खिलौने थे जिसमें से 70 और लाए गए, तो दोनों क्या हो गए हमारे, प्लस हो गए ये दोनों। और फिर क्या किया कि उसमें से 152 हमारे क्या गए, बिक गए। तो 152 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 या 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा। तो देखिए सिंपल सो इसको क्या करना है, हमको लगा लेना है। 567 भागे, यहाँ पे क्या करना है कि 567 कितनी बार है, 3 बार है। तो 567 567 और 567। अब इसी में हमको क्या कर लेना है, भाग करना है। यहाँ पे देखिए हम ऊपर लिख रहे हैं भागफल कितना आएगा। तो अगर हम 567 से एक बार ले गए, कितनी बार ले गए, एक बार, तो यहाँ पे 567 ये पहली बार में सभी क्या हो जाएंगी, हमारी कैंसिल हो जाती है। अब देखिए
इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको कितना उतारना है, ये संख्या उतारेंगे तो हमारी भाग नहीं जाएगी, तो दूसरी संख्या फिर उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए उतारते हैं, पहले उतारेंगे कितना 5, 5, फिर 6। तो जब डबल संख्या उतर गई तो एक जीरो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं। फिर भाग तो अभी नहीं जाएगी हमारी, तो क्या करना है हमको फिर एक बार यहाँ पे अगली संख्या लेना। अगली संख्या क्या थी 7, तो फिर एक जीरो हम क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे। जब यहाँ पे हम फिर एक बार जीरो बढ़ाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब भाग चला जाएगा। तो 567 में हम एक बार लेके जाएंगे, कितनी बार, एक बार। तो ये कितना हो गया 567। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। बट अभी यहाँ पे हमारी 3 संख्या बची है, 5, 6, 7, इसको भी भाग करना है। तो 5, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, 5 उतारे, फिर यहाँ पे अगली संख्या उतारेंगे 6, तो एक जीरो हम बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। फिर अगली संख्या जब 7 उतारेंगे तो एक जीरो हमको और क्या करना है, बढ़ा लेना है। तो फिर एक जीरो जब बढ़ाएंगे तो एक बार में हमारा क्या हो जाएगा 567 क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाता है। सब अभी क्या हो गए, सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट गए। अब हमारा भागफल पूछा था तो हमारा भागफल यही आ गया, कितना आ गया 1001001। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वही सही होगा, इसमें तो है नहीं क्योंकि 10 10 1 लिखा है। ए वाला हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही होता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक पूर्णांक संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक या तीनों है। ठीक है, ये से समझो तीनों है, उपयुक्त सभी। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन सही हुआ। तो हम लोगों को पता है कि जो पाई होता है वह एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि कनिका एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। क्या है, शिक्षिका है। वह पाठ योजना को इस प्रकार परिभाषित करती है कि पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षाओं की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। कनिका के द्वारा दी गई परिभाषा किस गणितज्ञ का कथन है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। J.F. हर्बर्ट का है या लॉरेंट फॉक्स का है या हमारा गैदियोम शर्मा का है या बोशिंग का है, किसका है बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर डी, बोशिंग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों का यहाँ पे बोल रहा है कि 200, देखिए यहाँ पे इतनी संख्या लिखी हुई है। ठीक, 20 लाख कितना लिखा है, 20,03,496 में 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 2 लिख देते हैं, 2 के बाद गिनते हैं कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो लगा देंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पूछा है कि 2 और 3 का स्थानीय मान, तो 3 किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो किस पे है, हजार पर, वंस, टेंस, 100, 1000, तो 3000। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, हमारा लिखा जाएगा 3000। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो हमारा यह क्या हो जाता है, यह हमारा हो जाएगा 10। तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ भी 9, तो 2 बार 9 हो गया, और यहाँ पे 1 बच जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 19 97 000। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा, विशेष योग्यता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें जो हमारा पहला भी है सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो जब तीनों सही हो गए तो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला लिखा है कि 270 माप का कोण एक उदाहरण है, न्यून कोण का उदाहरण है, या अधिक कोण का है, या समकोण का है, या प्रतिवर्ती कोण का है। तो बताइए 270 माप, कितना माप, 270 माप का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम और 178 ग्राम को घटाइए तो कितना प्राप्त होगा। चलिए घटा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 8 किलोग्राम है तो यहाँ दशमलव कर दीजिए, 8.350 किलो, क्योंकि आंसर हमारा जो आया है वह किस में आया है, किलोग्राम और ग्राम दोनों में आया, सब में। ठीक है, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हमको चेंज करना पड़ता किलोग्राम को ग्राम में। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8 किलोग्राम तो 8.350। अगला 3 तो 3.178। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि घटाइए। तो यहाँ पे हो गया 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे हो गया 2 में से 1 गए 1, और ए हो गया 5। तो हमारा जिस ऑप्शन में ए होगा 5 kg, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्या था हमारा, kg था, और ए क्या है, ग्राम है। क्या था, ग्राम, या जी बना सकते हैं, ग्राम। ठीक, तो जिस ऑप्शन में 5 kg या 5 किलोग्राम और 172 ग्राम होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा, 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पैटर्न की, क्वेश्चन देखिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने तथा उनके सहायता करता। अगला क्वेश्चन है कि अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करता है। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा चारों में।
तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए। कितने रुपए? 2.5 रुपए है। और अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता। कितना खरीदता है? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन खरीदता है क्या? पेंसिल। और दुकानदार को वह 100 रुपए का नोट देता है, तो दुकानदार उसे कितना रुपए वापस करेगा? चलिए बताइए। ऑप्शन पहला है 65, अगला है 30 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 55 और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं कितना है? 45। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सबसे पहले कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है? 2.5 रुपए। कितना रुपए? 2.5 रुपए। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए। 2.5 रुपए मतलब हो गया कि 2.50। ठीक। अब हमको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? तो 12 वस्तुएं होती हैं। तो जब एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो हमारा 1.5 दर्जन पूछ रहा है, मतलब 1 सही 1/2 दर्जन में। तो एक तो ये हो गया और प्लस 12 का आधा, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 12 धन 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 हो जाता है हमारा 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 18 पेंसिल का दाम हम लोगों को क्या करना है? बताना है। तो कैसे बताएंगे? चाहे इस तरह से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जितना आएगा उतने में से हम, जितना रुपए आएगा उसको हम 100 रुपए में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि दुकानदार को उसने कितना रुपए दिया था? 100 रुपए का नोट दिया था। तो एक इस तरह से लगा सकते हैं। अगला है कि 2 सही 1/2, तो ये कितना हो गया? 2.5 रुपए। तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 गुणे कितना है? 18। तो 18 पेंसिल का निकालना है, तो 2 1 नम 2, 2 9 18 और 5 9 45। तो कितना रुपए आ गया? 18 पेंसिल का दाम। 18 पेंसिल का दाम हमारा आ जाएगा 45 रुपये। कितना आ जाता है? 45 रुपये आ जाता है। कितना आ जाएगा? 45 रुपये। ठीक है। तो जब 45 रुपये हमारा आ गया, अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि 100 रुपये का हम लोगों ने नोट दिया था। कितने रुपए का दिया था? तो 100 रुपये का दिया था। तो 100 में से कितना माइनस कर देना है? 100 में से हमको 45 रुपये माइनस कर देना है। तो हमारा कितना रुपये आ जाता है? हमारा आ जाएगा 55 रुपये। कितना आ जाएगा? 55 रुपये। तो जिस ऑप्शन में 55 रुपये होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए, घनमूल पूछ रहा है। क्या पूछा है? घनमूल। घनमूल पूछा है कि 0 क्या पूछा है? 0 माइनस भी लगा है, -0.008 का घनमूल क्या है? तो देखिए यहाँ से दशमलव से कितनी अंक है? 3। तो 1 2 3। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 8 का घनमूल निकालते हैं तो 8 का घनमूल 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 कन्नम 2। तो पहली बात तो माइनस लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 अंक हो गया, तो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3। तो यहाँ से 3 में से हम एक क्या ले लेंगे? 2। तो हमारा यहाँ 0 है, तो 0 -0.2। जिस ऑप्शन में -0.2 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 0.2 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा सेकेंड में अबेकस का प्रयोग, किसका प्रयोग? अबेकस का प्रयोग
में डॉट 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है, नहीं करता है। किसका? बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग, डॉट 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, यही दिमाग में रखना है कि हमें क्या पूछ रहा है, नहीं करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं प्राप्त करता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणित की वह कौन सी विधि, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज भी करते हैं। तो वह प्रदर्शन विधि होगा कि प्रयोगशाला विधि की संश्लेषण विधि, और अगला है हम लोग का प्रयोजन विधि या प्रयोजना विधि। तो ये होगा कि संश्लेषण होगा कि प्रयोगशाला होगा कि प्रदर्शन होगा, बताइए कौन सा होगा? जिसमें छात्र अधिक सक्रिय भी रहते हैं और जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है कौन सा? प्रयोगशाला विधि, क्योंकि वह खुद के द्वारा जब करेगा बच्चा तो उसको नवीन तथ्यों की खोज की जानकारी भी होगी और वह अधिक, जिसके द्वारा छात्र क्या होगा, अधिक सक्रिय भी रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? प्रयोगशाला विधि सही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि सुनीता एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। सुनीता क्या है? एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। उसके अनुसार वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या क्या है? गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, गणित के उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो सुनीता एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका, उसके अनुसार वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह होगा कि गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, यह हमारा क्या हो सकता है? एक प्रकार से समस्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक परीक्षा है कि प्रायोगिक परीक्षा है कि लिखित परीक्षा है कि ये सभी है गणित शिक्षण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है ये सभी, जिसमें हमारा मौखिक परीक्षा भी होगा, प्रायोगिक भी होगा, लिखित भी होगा। जब तीनों हो जाते हैं तो हमारा सभी वाला ऑप्शन अर्थात डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब आ गया न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे बीच में, देखिए इसको हल करिए। यहाँ पे लिखा है कि 63,600 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल है। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना 6 है? 1 है, 2 है और 3 6, सभी का बताना है। तो सबसे पहले लास्ट वाले का लिखते हैं 6, उसके बाद कितना? 1 2 3 4 0। तो 1 2 3 और 4 0 अर्थात 60,000। फिर यह सैकड़े पे है तो कितना हो जाएगा? 600। और लास्ट कौन सा? इकाई पे है तो 6 हो गया। तो यहां पे हमारा जो हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा अंक आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 0 0 और यहाँ 6 तो 6 और यहाँ 0 और यहाँ 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर 0 और यहाँ पे
6। तो 60,60,6 जिसमें आया होगा अर्थात 60,606 वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो किस में आया है, इसमें आया नहीं है, तो यह क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं आया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो लास्ट वाले में आया है, तो हमारा 60,606 यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि वास्तविक संख्याओं के संबंध में गणित की अध्यापिका सुशीला देवी का कथन इस प्रकार हो सकता है। क्या हो सकता है, वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं केवल सम संख्या होती, केवल आ गया देखिए, तो ये क्या हो गया, इसी लागे गलत काट दो इसको, तो ये सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखना है कि पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा कि तीसरा, बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है सी। कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 10,1 अर्थात 10,101 को 17 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा, कितना आएगा। अब चलिए गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा है कि 10,101 में अगर हम 17 से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात कि 17 एकन्नम 17 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर यहाँ 7 लिखते तो 17 शून्यम शून्य, तो एक यहाँ आ जाता 17, फिर 17 एकन्नम 17, फिर भी क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 17 एकन्नम 17। तो 17 17 17 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग को कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, तो वह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन होगा फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज की रचना करने हेतु कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, त्रिभुज की 2 भुजा तथा उनके बीच का कोण ज्ञात हो, त्रिभुज की 1 भुजा तथा 1 कोण ज्ञात हो, त्रिभुज की 1 भुजा तथा 2 कोण ज्ञात हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज की 1 भुजा ज्ञात हो। तो यहाँ क्योंकि क्या पूछा था, देखिए नहीं पूछा है, तो त्रिभुज की 1 भुजा तथा 1 कोण ज्ञात हो, बल्कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक, असत्य क्योंकि आवश्यक नहीं है, ये पूछा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गणित शिक्षण में मनोरंजन। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा संभव है ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि,
बुद्धि का विकास, उपर्युक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। किसके लिए पूछ रहा है, यह हमारा पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है, यह हमारा गणित शिक्षण में मनोरंजन के लिए, किसके लिए, मनोरंजन के लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी कि त्वरित चिंतन में वृद्धि होगी, बुद्धि का विकास होगा कि उपयुक्त सभी होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह होता है, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि भी होगी अगर मनोरंजन के द्वारा बालक सीखेगा, और त्वरित चिंतन में वृद्धि भी होगी और बुद्धि का विकास भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वाला हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, मोहन गणित विषय के शिक्षक हैं। ठीक, कौन, मोहन गणित विषय के शिक्षक हैं। वह एक प्राथमिक स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। उनकी कक्षा कई छात्र मंद बुद्धि, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मंद बुद्धि वाले हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना। फिर वह मंद बुद्धि छात्रों के, सभी छात्रों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं। उनके अनुसार मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है। तो इसमें बताना कि अगर वह, मोहन जो है वह गणित विषय के एक शिक्षक है, अगर वह, उनकी कक्षा में कई छात्र ऐसे हैं कि जो मंद बुद्धि वाले हैं, और मंद बुद्धि वाले छात्रों को छात्रों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं, तो मंद बुद्धि छात्रों के अनुसार उनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, आप लोगों को इसमें ऑप्शन में बताना है कि वह मंद बुद्धि परीक्षण करके कर सकते हैं, कि विश्लेषणात्मक परीक्षण करके, कि सृजनात्मक परीक्षण करके, कि निदानात्मक परीक्षण करके, किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि निम्नलिखित में से किस आंकड़े को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि हम लोगों को कि क्या दर्शाना है, एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे और आंकड़े को दर्शाने के लिए। तो एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, किसी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रत्याशियों की संख्या, किसी रेलवे स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अगला है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि आयत का इसमें पूछा था, तो क्योंकि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या से हम आयत का चित्र का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक, तो ये आज थे शिक्षण अधिगम और कुछ न्यूमेरिकल के प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बच्चों आप सभी लोगों के लिए बाल विकास से प्रश्न को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी लोगों के सामने टेट सीटेट से रिलेटेड बाल विकास से प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। क्या होता है संगठन का आवश्यक सिद्धांत? धन कमाना है, संगठन का नाम व ढांचा है, विभागीय है, रोजगार या अवसर है।
तो जो संगठन का आवश्यक सिद्धांत होता है ये स्पेशल है किसके लिए? सीटेट के लिए। किसके लिए है यह स्पेशल? तो यह स्पेशल सीटेट के लिए है। तो बताइए संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? धन कमाना है, संगठन का नाम व ढांचा होना चाहिए, विभागीय होना चाहिए, रोजगार या अवसर होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह लिखा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया था। अवस्था को पहचानिए, तर्क की अवस्था को पहचानना है। वर्णन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये हमारा इतना क्या है, यह हमारा वर्णन दिया गया है। इस पे हमको ऑप्शन में सही करना है, कौन सा सही होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ हमारा है कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है कि जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होगा कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? नैतिक सिद्धांत, मैंने पहले ही बता दिया था। तो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ये सभी जो पियाजे के जितने भी हैं चारों अवस्थाएं, इसमें से हर साल 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक, तो पियाजे का हमारा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें से कौशलों में से एक है पूछा है। तो ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, इसको आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या संज्ञानात्मक जो अवस्था होती है उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो उसके जनक जीन पियाजे माने जाते हैं। कौन माना जाता है? जीन पियाजे माने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। पहला ऑप्शन है द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है संजीवात्मक चिंतन, तीसरा है तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता, चौथा है परिकल्पित निगमकता तर्क। तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट यह बात रखती है कि इसमें से कौन से हमारे प्रश्न किसके अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा आता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमारा तुलना दिया जाता है, समानता होती है, व असमानता के बारे में बताने की योग्यता रखते हैं। तो कौशलों में से यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा है यह सही हो जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं और सीटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बाल विकास और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सीटेट से रिलेटेड सभी प्रश्न कराए जाते हैं। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे सबका लाभ हो जाए इस वीडियो के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती उसे क्या कहते हैं। पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कि बाल्यावस्था की समाप्ति है, दूसरा किशोरावस्था है, तीसरा मध्य बालावस्था है और चौथा है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इस चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
फिर से प्रश्न देख लीजिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है किशोरावस्था। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। यह हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें बात यह पूछ रहा है कि जब कोई भी बच्चा प्री या पीजी जो होता है या प्राइमरी में जाता है तो एक प्रारंभिक कक्षा में या कक्ष में कोई भी जब बालक या बालिका अपने साथ अनुभव क्या क्या लेके आता है तो क्या उसे हमें शामिल करना चाहिए, उसके संचय करना चाहिए, या उन्हें अस्वीकार या हटा देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, पर उन पर ध्यान नहीं दे या उन पर ध्यान ना देना चाहिए। तो प्रारंभिक कक्ष में अगर कोई भी बालक आता है तो शुरुआत में जो भी अनुभव लाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हमको शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो पहला है यह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप सभी लोगों के लिए टोटल हमारे जो प्रश्न हैं यह 21 होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा है कि कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक स्तर बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन में इसमें दिख रहा है पूर्व परंपरागत, पश्चिम परंपरागत, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो नैतिक तर्क और बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रखते हैं वह पूर्व परंपरागत में अनुसार आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो यह किसके अनुसार था? तो यह हमारा कोहल वर्ग के अनुसार। किसके अनुसार था? कोहल वर्ग के अनुसार यह हमारा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। देखिए इसमें सभी अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व क्रियात्मक काल है, मूर्त क्रियात्मक काल है, औपचारिक क्रियात्मक काल है। चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं किसके अनुसार कोई भी बालक विवेचना या तार्किक नहीं है और अंतर्ज्ञान की बात की जा रही है। अंतर्ज्ञान या व्यवस्थित तर्क पर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कौन सी होगी? तो यह हमारी जो अवस्था होती है पूर्व क्रियात्मक काल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। इसमें देखिए चारों दिया गया है, संवेदीगामक है, पूर्व क्रियात्मक है, मूर्त क्रियात्मक है, औपचारिक है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी कई बार प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है, और वो भी किस लेवल में? 1 to 5 प्राइमरी लेवल में। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि कोई एक बालक है जिसे मानव के संपर्क से पृथक कर दिया गया है और वह दीर्घकाल बहुत समय के लिए अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह सच भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन और मैं दिखा दे रहा हूँ, वह है चौथा ऑप्शन। बताइए, वातावरणिक होगा, जैविक होगा, अंतःक्रियावादी होगा, व्यवहारिक होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा कौन सा? अंतःक्रियावादी। कौन सा? अंतःक्रियावादी। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी है। अर्थात इसमें पूछा है कि बालक की जो सामाजिक दक्षता होती है वह विकास के किस परिवेश शैली पर सबसे अत्यधिक प्रभावशाली है या प्रभावी है। पहला ऑप्शन है अधिनायकवादी, अगला है दूसरा लापरवाह, तीसरा है प्राधिकारिक और चौथा है कृपालु। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हम बता दें कि आपका जो ऑप्शन सही होता है परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी होगा वह होता है प्राधिकारिक अवस्था जो होती है वह हमारा यहाँ पे प्राधिकारिक जो सबसे ज़्यादा परिवेश में होती है। तो ये हमारा तीसरा है ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। किसके लिए? बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए प्राधिकारिक जो परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि विकास से, किससे है? विकास से। विकास में लिखा है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। ये आपके प्रश्न है विकास के संबंध में कौन सा इसमें सार्थक तथ्य या सही तथ्य है उसको आप सभी लोगों को बताना है। यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यह कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा जो दूसरा है यह सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागत के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वह है भाषा ज्ञान। कौन सा ऑप्शन है उसको हम चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ भाषा ज्ञान। चलिए तो चारों ऑप्शन आप सभी लोगों को हो गया दिख रहा है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा चॉम्स्की भाषा से रिलेटेड है, सभी लोगों को पता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें जो हमारा सही होगा ऑप्शन वह होता है भाषा अर्जन साधन या तंत्र। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको ध्यान रखना है कि चॉम्स्की किसके अनुसार थे? तो भाषा अर्जन और साधन तंत्र से हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विकास के पक्ष से। चलिए विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। ऑप्शन है पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, समग्रता और सक्रियता या संपूर्णता से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विकास के पक्ष की बात की जा रही है जैसे कि शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा कौन सा? 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन देख लीजिए। इसमें लिखा है कि समग्रता और सक्रियता संपूर्णता से जो होंगे वही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए देख लीजिए। लिखा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। तो कौन सा? पहला है निर्देशित सहभागिता, स्कैप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। ये भी देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया, इसको भी इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा। आसन्न विकास क्षेत्र, अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही
होगा। तो वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन हो परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए या वाइगोस्की के अनुसार आते हैं तो इनको किस पे मारिएगा, इसको स्केप फोल्डिंग पर मारिएगा। ये हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। प्रगतिशील बच्चों की बात की जा रही है। तो प्रगतिशील जो होता है, क्या उन्हें खाली प्लेटों के रूप में देखा जाता है, उनके दिमाग में कुछ नहीं है। छोटे वयस्कों के रूप में छोटे वयस्क के रूप में देखा जाता है, या निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तो जब भी कोई प्रगतिशील बच्चा है या प्रगतिशील यहाँ पे क्या लिखा, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा अगर है या बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बात रखती है कि जो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में होगा वह कि उसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो यह हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। किसके लिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, तो वह सक्रिय या उसमें भाग लेने की वजह से या भाग जो लेते हैं बच्चे वह सक्रिय हों, अर्थात उसमें पढ़ने की उनकी रुचि हो प्रगतिशील शिक्षा में, तो वह सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखे जाते हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधी नहीं हो। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है। ये चार ऑप्शन है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार सूचित कर रहा है। सही प्रकार जो सूचित करेगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। किसके किसके, विकास और अधिगम के। तो विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित होते हैं और अंतः निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया लेओ वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। किसके अनुसार, लेओ वाइगोस्की के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को आप सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो लेओ वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। तो जो लेओ वाइगोस्की हैं इनके अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो होती है उस पर प्रतिक्रियाओं को संज्ञानात्मक में बदला जाता, उच्चतर संज्ञानात्मक में बदला जाता। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। चलिए ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, एक कई बार प्रश्न आया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। और यह कोहलबर्ग के नैतिक शिक्षा या नैतिक समझ के अनुसार किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो एक कोहलबर्ग के किस नैतिक समझ की किस अवस्था के अनुसार आएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे एक कई बार प्रश्न आया है, इसको इम्पॉर्टेंट में कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास पहला, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास।
तो इसमें आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो कोहलबर्ग के अनुसार यह कई बार प्रश्न आता है हिंज की दवा के लिए। हिंज की दवा से उसकी पत्नी जो थी उसको वो सोचता है कि इसको अगर हम चोरी करते हैं तब उसको हम, और बाद में वो दिमाग से सोचता है तो और जेल भेज दिया जाएगा। तो यह देखिए कोहलबर्ग के जो अनुसार होता है, यह किसके अनुसार, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। वो सोच लेता है कि उसे अगर ऐसा हम करते हैं, अगर ऐसा हम कर देंगे, हिंज की दवा अगर हम चोरी करते हैं तो हमें दंड होगा या हमें आज्ञा का पालन करना होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, और ये कोहलबर्ग के अनुसार है, ठीक, नैतिक समझ के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवास्की क्या कहते हैं? मतलब जो बाल मनोवैज्ञानिक है लेवास्की, इनके अनुसार बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता, बताइए। तो जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर? व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा है लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। कौन सा? लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की बात की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अधिगम क्या है, किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के अनुसार, बताइए। तो पहला ऑप्शन है एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो ये जो हमारा प्रश्न है लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो होता है वह एक सामाजिक गतिविधि होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा, किससे प्रश्न आ गया? शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। पहला ऑप्शन अभिभावक या अध्यापक सभा, उपकरणों का प्रबंध, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, रिकॉर्ड्स का रख रखाव। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो जो शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क होता है वह अभिभावक और अध्यापक का जो सभा होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है, वही हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन लिखा है वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? बात की जा रही किसकी? वृद्धि की। किसकी बात की जा रही है? वृद्धि। वृद्धि की बात की गई है कि किस काल में सबसे अत्यधिक होती है। क्या शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ा या उपयुक्त सभी? तो जो वृद्धि होती वह सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है? तो वह अवस्था होती शैशवा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा फर्स्ट। तो इसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अत्यधिक होती है या अधिक होती? तो शैशवा काल में सबसे अत्यधिक होती है। तो ये थे आप सभी लोगों के लिए आज बाल विकास से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।